साथी जोहार नमस्कार। आज मैं बात करूंगा जयराम महतो के द्वारा झारखंड विधानसभा में बजट सत्र पर उन्होंने जो बोला, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर झारखंड में किसी भी सरकार को क्यों नज़र नहीं आया किसान, क्यों नज़र नहीं आता है युवा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इस वीडियो को देखें। माननीय सदस्य जयराम कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर समय का ध्यान रखिए। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कल बजट को पारित करने से पूर्व इस राज्य के तमाम बलिदान पुरुषों को याद किया, और चूंकि मैं उन्हें सुझाव नहीं अनुरोध करूंगा, क्योंकि मेरी आयु से 1.5 गुना उम्र का उनका राजनीतिक जीवन रहा है। मेरी आयु 30 साल है, उनका राजनीतिक जीवन 45 साल का है। महोदय, निर्मल महतो, अगर देश में भगत सिंह का नाम आता है तो झारखंड में निर्मल महतो का नाम आता है। बजट में उनको आभार जताना छूट गया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब अगला बजट पारित हो तो निर्मल महतो का सम्मान, उनके बलिदान का सम्मान रखा जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार रखने आया हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट आया है। आंकड़े सुनने में बहुत अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन जब इस पर कार्य धरातल होगा अध्यक्ष महोदय तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। निसंदेह इस राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना रही मैया सम्मान, उस पर लगभग बजट का 9.5% प्रावधान दिया गया। लेकिन मेरा मानना है अभी भी 2 महीनों से मैया सम्मान योजना की राशि निर्गत नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव, बजट कितना भी विशाल बेहतरीन क्यों ना हो, अगर कार्य करने की इच्छा शक्ति ना हो तो उस बजट का सदुपयोग नहीं कर पाते अध्यक्ष महोदय। इस बार कृषि में 4,587 करोड़ का प्रावधान है, जो कि सराहनीय है। लेकिन चूंकि मैं एक युवा हूं और युवा होने के नाते इस बजट से युवाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिख रहा अध्यक्ष महोदय। मृणाल जी की एक कविता मुझे याद आई है कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान, हल कश्मीर का मुद्दा करते मुंह में दबा लेते जब पान, मन में लोहा तन इस्पाती चलते थे हम सीना तान, धीरे धीरे गल गया लोहा, धीरे धीरे गल गया लोहा, तेवर का तलवार गया, एक नौकरी एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, इस बजट से इस राज्य के युवा, सिकंदर रूपी युवा, जिन्होंने एक 10 बाय 10 के कमरे के ताप में रहकर 10 साल का जीवन बिताया है परीक्षा की तैयारी में, आज इस बजट से वे हार गए अध्यक्ष महोदय। नई इस बजट में युवाओं के रोजगार संबंधित विशेष कोई प्रावधान नहीं अध्यक्ष महोदय। पहली बार माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 2020-21 में बेरोजगार युवाओं को, स्नातक को 5,000 रुपए प्रति माह और स्नातक उत्तर को 7,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही थी। फिर कालांतर में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना नामक बहुत सारी योजनाएं पुस्तिका में छपी। हम लोगों ने सुना, पढ़ा, लेकिन 1 रुपए खर्च युवाओं पर नहीं किया गया उनके प्रोत्साहन राशि को लेकर अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस बजट से निसंदेह माता लोगों की जीत हुई है, मैया सम्मान की जीत हुई है, लेकिन इस बजट से इस राज्य के युवा हार गए अध्यक्ष महोदय। एक सटीक नियोजन नीति नहीं होने के कारण, एक सशक्त नियोजन नीति नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं आज इस राज्य के युवा इस बजट से हारा हुआ महसूस कर रहे अध्यक्ष महोदय। तो मैं युवाओं को रोजगार कैसे मिले? जिस राज्य में 40% खनिज संपदा, उस राज्य के युवा अगर हताशा निराशा के दौर से गुजर रहे अध्यक्ष महोदय, तो कहीं ना कहीं इस बजट पर युवाओं के दृष्टिकोण से एक सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य में अनुसूचित जाति परामर्शदात्री आयोग का गठन सराहनीय है, इसकी मैं सराहना करता हूं और वित्त मंत्री जी को साधुवाद देता हूं। महोदय, अंत में मैं इस सिस्टम पे आता हूं। इस सिस्टम पे आना इसलिए जरूरी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने विधायिका के कर्तव्य का अनुपालन करते हुए बजट को तो प्रस्तुत किया, लेकिन यदि कार्यपालिका का सहयोग नहीं रहेगा अध्यक्ष महोदय, तो ऐसे बजट का कोई उपयोग नहीं रह पाएगा। आंकड़े कहते हैं 2023-24 का आंकड़ा अध्यक्ष महोदय, बजट का कुल योग था 1,41,498 करोड़, लेकिन हम लोग खर्च कर पाए थे 1,07,920 करोड़, यानी लगभग 33,000 करोड़ की राशि खर्च ही नहीं हो पाई थी अध्यक्ष महोदय। और इस बार का जो बजट है, जो पूर्व का, उसमें मात्र 65% ही राशि को खर्च किया गया। इसलिए विधायिका के साथ साथ अगर कार्यपालिका अपनी जिम्मेवारी का अनुभव नहीं करेगी, अनुपालन नहीं करेगी अध्यक्ष महोदय, फिर बजट का कोई प्रावधान नहीं रहता है अध्यक्ष महोदय। ज्यादा नहीं और 1 मिनट का समय लेंगे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस बजट में किसानों को लेकर मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, रिपर आदि वितरण करने की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा किसानों को आपको उपकरण देने की आवश्यकता नहीं है, किसानों को
अगर हम जल दे पाते हैं, अगर पानी की सुविधा दे पाते हैं, तो हमें लगता है किसान सशक्त हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी डैम बने हैं, चाहे वो चांडिल का डैम हो, कोणार्क का डैम हो, मैथन डैम हो, पंचेत डैम हो या टेनूघाट का डैम हो, वो पानी केवल उद्योगपति के कारखानों में जाने के लिए नहीं बना। अध्यक्ष महोदय, तो क्यों ना सरकार एक प्रयोग करे। जैसे कोणार्क डैम विष्णुगढ़ ब्लॉक आता है, तो विष्णुगढ़ ब्लॉक के 5 गांव का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, वहां सिंचाई की व्यवस्था करिए और कम से कम कृषक को उन्नत बनाने का प्रयास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट में सुझाव का अपील करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चलिए, और 1 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं अध्यक्ष महोदय, परम श्रद्धेय आदरणीय, इस बजट से दिव्यांग, वृद्धा और विधवाओं को बड़ी आस थी। अध्यक्ष महोदय, और जब इस बजट को पढ़ा, और वे लोग भी जब पढ़ेंगे तो बड़ा विशाल लगेगा, 1449 करोड़ 26 लाख, बहुत बड़ी राशि। लेकिन चूंकि यहीं फिर सरकार कहती है 12 लाख लाभुक हैं, तो अगर उस राशि से अगर 12 लाख को भाग देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का होना बहुत जरूरी है, तो रिजल्ट आता है 1,44,926। उसको फिर अगर 12 से भाग देते हैं अध्यक्ष महोदय, तो रिजल्ट आता है 1006, यानी महीना में आप कितना दे रहे हैं, वही 1006। देखने में, सुनने में बजट बड़ा विशाल लग रहा है, 1449 करोड़, लेकिन अंततः रिजल्ट आता है एक महीने का वही 1006 रुपए। अध्यक्ष महोदय, अंत में बस प्रवासी मजदूर, क्योंकि जब ये बजट पारित हो रहा था तो हमने और सबने बड़ी करीब से देखा, सत्ता ने खूबियों को देखा, विपक्ष ने खामियों को देखा, लेकिन सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, मलेशिया और साउथ अफ्रीका से कोई देख रहे थे तो प्रवासी मजदूर थे। अध्यक्ष महोदय, लेकिन क्या कहा, एक वाक्य में बजट समाप्त हो गया। अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूरों की पीड़ा मैं बार बार कहता हूं, 2 पीड़ा असहनीय है, एक प्रसव की पीड़ा जो मेरी मां ने मुझे जन्म देने के वक्त सहा है, और एक प्रवास की पीड़ा। लेकिन आज प्रवासी मजदूरों के लिए क्या अध्यक्ष महोदय, एक लाइन में खत्म हो गया, प्रवासी मजदूरों का निबंधन ऑनलाइन किया जा रहा है। अब तक 1,91,000 मजदूरों का निबंधन किया गया है। महोदय, इसमें प्रवासी मजदूर खोज रहे थे, वो विदेशों से बैठकर बजट को देख रहे थे कि शायद हमारे हिस्से में भी कुछ आएगा। जब हमारी मैया को, हमारी बहनों को कुछ मिला, तो शायद हमारे हिस्से में कुछ आएगा। माननीय सदस्य, विधानसभा सत्र तो आप देख लिए, जयराम महतो जिस तरह से बातें उठा रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। उन्होंने किसान के लिए पानी की जिक्र किया, लेकिन खेद है कि किसान के लिए एमएसपी गारंटी कानून का कोई भी लोग जिक्र नहीं किए इस बजट में भी। दूसरा, सरकार को युवा के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है। युवा किस स्थिति पर है, क्यों पढ़ाई कर रहा है, लाखों खर्च क्यों कर रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी भी सेक्टर में युवा के लिए कोई भी बात नहीं हुआ। इस बात को भी जयराम महतो कह रहे हैं। लेकिन साथ ही आपको समझना होगा कि सरकार क्या है। मैं आज इस चीज को भी आपको जिक्र करा रहा हूं। देखिए, भारत में 4 तरह के सरकार हैं संवैधानिक रूप से, इसको समझना होगा। कौन कौन, देखिए कि भारत में 4 सरकार हैं। अब 4 सरकार में कौन कौन है, आप देखिए इस वीडियो को। पहला हो गया भारत सरकार, दूसरा हो गया केंद्र सरकार, तीसरा हो गया राज्य सरकार, और चौथा हो गया गांव सरकार। तो 4 तरह के सरकार हैं। आपको जानना पड़ेगा बजट सत्र से पहले सरकार कौन है, क्या है, कितने सरकार हैं भारत में। तो हम झारखंड विधानसभा का जो बजट सत्र था इसका जिक्र करने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा ऊपर से दिखाना होगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये सरकार है या फिर व्यापारी है या फिर पूंजीपतियों के चक्कर में क्यों फंसते हैं। ये सारा कन्फ्यूजन आपको हम दूर करेंगे। तो भारत सरकार 1 नंबर में जो है, ये ही ब्रिटिश हुकूमत से सत्ता का हस्तांतरण इनके माध्यम से होता है। यानी भारत का संविधान में जितने भी अधिकार हैं, चाहे विदेशियों के लिए या भारत के लोगों के लिए, हूबहू सभी लोगों को उसका अधिकार और कर्तव्य पूरी का संरक्षक ये है राष्ट्रपति। भारत सरकार यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दोनों संविधान अवहेलना ना होने के लिए ये राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं। संविधान के अनुरूप देश चलाने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल का होना है, जो भारत सरकार कहा जाता है। लेकिन आप अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी भारत सरकार समझते हैं तो गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, और राज्य सरकार के अंदर में भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है। चौथा हो गया गांव सरकार। तो एक सरकार, पहला सरकार जो भारत सरकार है, जिसका हेड चीफ राष्ट्रपति राज्यपाल हैं, जो भारत का संविधान के अनुरूप देश चलने के लिए वो हैं, इसीलिए अरबों खरबों का खर्च उनके ऊपर महीने का होता है। और लेकिन केंद्र सरकार के अंदर में 3 हैं। अब केंद्र सरकार में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके जो हेड होते हैं वो सचिव हैं, जो केंद्र का सचिव, जितने भी प्रधानमंत्री के सचिव हुए या फिर जितने भी मंत्रालय हैं सभी के सचिव हैं, और उनके माध्यम से ये मंत्रालय चलता है कार्यपालिका का।
और दूसरा हो गया विधायिका। आप समझ रहे हैं कि जो सांसद चयन होके जाते हैं या राज्यसभा में या विधानसभा में, समझ लीजिए ये विधायिका के लोग हैं। और तीसरा हो गया न्यायपालिका। तो इस तरह से आप इसको न्यायपालिका जो हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, जितने भी जिला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो राज्य स्तर पर हाई कोर्ट है, तो देश स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है। ये भी संविधान को ही मतलब निगरानी पर होते हैं, या फिर जो भी संविधान से संबंधित जानकारी ही या संविधान से संबंधित बातों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए ये न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन राज्य पर जब आएंगे तो राज्य में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो यहाँ पर भी आपको जो सांसद भवन है जहाँ पर कानून बनते हैं या फिर किसी चीज का बदलाव होता है, अब यहाँ पर राज्य सरकार में जब आएंगे आप, तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है। और ये विधायक जो हम विधायक के रूप में चयन करके जो भेजते हैं, ये विधानसभा में बैठते हैं, फिर कानून बनता है। चौथा हो गया गांव सरकार। तो गांव का सरकार का अधिकार को अभी तक नहीं दिया गया है, जो भारत का संविधान 13(3) के क में है, जो पूरे भारत के सभी गांव को वो अधिकार मिला है, जिसको अभी तक दबा के रखा है। तो दबा के क्यों रखा है? आप समझते होंगे कि सरकार मतलब हो गया हमारा रक्षक, हमारा सहायक। नहीं है। आप समझिए इस चीज को कि केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार, इसको हम कह सकते हैं कि केंद्र का व्यापारी है, राज्य का व्यापारी। ये व्यापारी वर्ग है, दोनों है तो भारत सरकार के अंदर में, लेकिन इसको, इस पद को, राष्ट्रपति को ये लोग गुलाम बना के रख दिए हैं। क्योंकि ये यही तो मतलब विधायिका के लोग ही तो इसको वोट दे करके राष्ट्रपति बनाते हैं। तो इसीलिए इनके अधीन ये लोग होना चाहिए, लेकिन इनके गुलाम ये हो गए हैं। सिस्टम यहाँ पर ये है। अब पूरी संविधान से देश नहीं चल रहा है। जब गांव सरकार को अधिकार मिला ही नहीं, तो संविधान से देश कैसे चल रहा है? फिर ये जो 3 तरह के क्षेत्र हैं, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और सामान्य क्षेत्र, तीनों क्षेत्र का जब उस हिसाब से चुनाव नहीं हो रहे हैं, उस हिसाब से शासन नहीं चल रहे हैं, तो फिर कैसे मतलब आप समझ लीजिए कैसे देश कानून से चल रहा है। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि जो भारत सरकार, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल, जिसको संविधान के अनुरूप देश और राज्य चलाना था, वे खुद उस अनुरूप में उस पद पर नहीं गए हैं जिस अनुरूप में उसको वहां पर राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना था। मतलब शासन, प्रशासन और नियंत्रण देश में एक ही सामान्य कानून जो है पूरे देश में चल रहे हैं। तब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग शासन व्यवस्था के तहत जब यहाँ पर राष्ट्रपति या राज्यपाल बनेगा लोग, तब जाकर के आपका जो विधानसभा है, इसमें बजट सत्र जो चर्चा होती है, इसका एक्चुअल में सवाल इसलिए मैं बना रहा हूं कि जो बातें जयराम महतो ने विधानसभा में कही, आज तो जयराम महतो तीसरा विकल्प के रूप में झारखंड में ही, इसलिए कुछ बातें वहां से निचोड़ के जनता को मिल रहा है, चाहे बजट सत्र का बात हो या किसी भी सवाल को करने का बात हो। लेकिन भारत में नुक्कड़ नाटक विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा के माध्यम से किया जाता है, और नुक्कड़ नाटक में दोनों तरह का, दो मानसिकता के लोग देश चला रहे हैं और दोनों मानसिकता के लोग विदेशी हैं। यहाँ के भारत के मूलवासी सांसद विधायक जो हैं मात्र कठपुतली मात्र का है। सवाल उठता है कि चुनाव से पहले कई वादे ये करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद इनका वादा गौन इसलिए हो जाता है चूंकि जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी मूलवासी, इनका अधिकांश जो आय है या फिर इनका रोजगार का जो साधन है, एक तो कृषि है। कृषि को 75 वर्षों से सेंट क्यों किया गया, सेंटिंग में क्यों रखा गया? एमएसपी गारंटी कानून को आज तक नहीं किया गया, इसीलिए कि जिस दिन भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोग को आय बढ़ जाएगा तो शिक्षित होंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर विदेशी लोगों का शासन जीरो हो जाएगा। इसीलिए जितने भी ये संसद मतलब विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, जहां पर कानून जो बन रहे हैं, ये भारत को समाप्त करने की दिशा में, आदिवासी मूलवासी को समाप्त करने की दिशा में ही कानून बन रहे हैं। आजादी के 75-70 साल से अभी तक कानून में कई छेड़छाड़, संविधान का कई अधिकारों में छेड़छाड़ इसलिए किया गया कि उनको यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटना है। तो भारत की जनता जब समझेगी कि भारत में भारत सरकार तो है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों व्यापारी है, ये लोग व्यापारियों का जमावार है, पूंजीपतियों का जमावार है, पूंजीपतियों के इशारे पर ये लोग इसलिए चलते हैं क्योंकि चुनावों में अरबों खरबों रुपए खर्च इनका होता है। और भारत के जो एक्चुअल में किसान वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ये वो विधानसभा और लोकसभा तक नहीं पहुंच पाए,
वहाँ का अंदरूनी खेल को ना समझ पाए, इसलिए ही तो आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा है। दूसरी बात, ये व्यापारी वर्ग इसलिए हैं, कहेंगे हम स्पष्ट तौर पर, कि क्योंकि आप देखिएगा कि रोजगार के मामले सारा शून्य कर दिए गए हैं। जितने भी वैकेंसी निकलेंगे सब अनुबंध व्यवस्था पर। 2000, 5000, 4000 में पूरे भारत के, पूरे झारखंड के युवाओं को घोलमोल करके रख दिया है। किसी भी सेक्टर में कोई भी नौकरी जो कर रहा है वो संतोषजनक, कोई भी उसको लाभ नहीं होना है। तो सवाल उठता है कि आप किसी भी विभाग में कोई भी काम कर रहे हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं। सरकारी स्तर पर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इतना प्रताड़ना, इतना शोषण उनका हो रहा है, मानसिक टॉर्चर इस तरह से किया जा रहा है कि उनका खाना पीना सोना सब चौपट हो गया है। तो व्यापारी वर्ग ये जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूर्ण तरह से व्यापार कर रही है। तो सवाल उठता है कि ये टैक्स जो आप देते हैं, हमसे जो टैक्स लिया जाता है हर एक चीज में, पढ़ाई में, दवाई में, खाना में, पीना में, हर चीज में जो चीज हम खरीदते हैं सब में टैक्स जुड़ा होता है। और वही पैसा इनके पास, केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास जाता है। एक पैसा जो जमावार होता है, वही पैसा को ये लोग हमारे बीच में विभिन्न योजनाओं में खर्च करते हैं। अब विभिन्न योजना में खर्च करते हैं, लेकिन उनको वो योजना वो चालू करते हैं, वो योजना वो बनाते हैं जिसमें 99% पैसा उनके पास फिर पॉकेट में जाए, मतलब विदेशियों के पास जाए, पूंजीपतियों के पास जाए, और किसान के पास, गरीब के पास मात्र 0.1% ही पैसा आए, जिससे गरीब कभी उठे बैठे नहीं। इसीलिए अभी का जो इस बजट में, अब किसान के लिए ये बजट बनाए होंगे, लेकिन किसान को क्या बांटा जाएगा? पावर टिलर बांटा जाएगा, किसान को मशीन बांटा जाएगा, मतलब किस उपकरण दिए जाएंगे। सवाल उठता है होता है, और कंपनी मार्केट रेट से डबल रेट, मार्केट रेट किसी चीज का अगर 10,000 है तो उनका कंपनी का रेट रहता है 20,000 रुपया, और किसान को 50% सब्सिडी कह के ये लोग देते हैं। सवाल उठता है कि किसान को किसी तरह का उपकरण की जरूरत नहीं है। किसान, पहला एमएसपी गारंटी कानून, दूसरा कोल्ड स्टोरेज, और तीसरा खेत में पानी। इसके अलावा कोई भी लाभ या किसी भी तरीका का किसान को उपकरण का जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही 75 साल पहले अगर कर दिया जाता तो आज तक भारत के कोई भी गांव का किसान गरीब नहीं होता, ये फुलफिल आत्मनिर्भर होता, और नौकरी करने की दिशा में तो एक कदम नहीं जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि भारत के लोगों को कमजोर बनाना है, भारत के लोगों को के ऊपर शोषण करना है, भारत के लोगों का जमीन लूटना है। तो इसीलिए भारत के लोगों को, आदिवासी मूलवासी को, और खास करके झारखंड और खास करके 5वें अनुसूचित क्षेत्र के जो राज्य हैं, 10 राज्य में से 10 राज्य की जो स्थिति है आदिवासी मूलवासी की, जो कुत्ता बिल्ली से भी बदतर स्थिति हमें बना के रखा गया है। तो ना ये सरकार जिससे आप वोट देके गए हैं, ना ये सरकार से आपको कोई भी अपेक्षा करने की जरूरत नहीं। सरकार से किसी भी चीज को आपके पास मिल जाएगा, इसका उम्मीद करना आदिवासी मूलवासी के लिए बेवकूफी होगा। एक जनसैलाब जो उठा, जयराम महतो जो आप विधानसभा में गए, उसके बाद कई बातों का बाहर में, मतलब लोगों को समझने में मौका मिल रहा है कि आखिर सरकार है या क्या है, व्यापारी है। तो जिस दिन अगर जयराम महतो विधानसभा नहीं पहुंचते तो फिर ये बात सामने नहीं आता। लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूं कि झारखंड में, यानी भारत के छोटा नागपुर की धरती में कई आंदोलन कई रूप में हुआ। झारखंड आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो झारखंड राज्य की मांग नहीं हुआ था, यह जल जंगल जमीन का मालिक का बात था, जो संविधान में जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र की बात है इसका मांग था। लेकिन नहीं जानने की वजह से, या संविधान नहीं जानते थे, या फिर कुछ लोग उसको अलग रास्ते पर भटका दिए। जब झारखंड मिला तो झारखंड के लोग अस्थिर हो गए, शांत हो गए, अब तो झारखंड मिल गया, अब तो हमको नौकरी आराम से मिलेगा। उसके बाद कई दफे कुछ लोग, ये सरकार बनेगा तो हमारा मांग पूरा होगा, ये विधायक बनेंगे, ये सांसद बनेंगे, तभी ऐसा होगा, हमारा अधिकार मिलेगा, ऐसे कह के उम्मीद भरी नजरों से करते करते 24-25 साल गुजर गए। लेकिन झारखंड के हित में कोई कानून नहीं बना, ना ही किसान के हित में कोई कानून बना, ना ही युवा के हित में कानून बना। सवाल उठता है कि पूरे झारखंड की जनता को यह समझना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार व्यापार कर रही है, और ये व्यापार सिर्फ बजट की पैसा का नहीं कर रही है, ये हमारे जल,
हमारे जंगल, हमारे जमीन, हमारे बेटी, हमारी रोटी, हमारा संस्कृति, हमारी भाषा, हर एक चीज का व्यापार कर रही है। और व्यापार करते करते इतने कंगाल बना दिया झारखंड के लोगों को कि आज अगर झारखंड के युवा में दम नहीं है, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर इसका पीछे कारण है उनका आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति ऐसे लच्चर बना दिया कि कोई भी अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता। ना ही झारखंड के लोगों को रोजगार करने के लिए लोन देगी बैंक, ना ही सरकार उसके लिए कोई आगे कोई उपाय करेगी। ना किसान के लिए ना पानी मिलेगा, ना किसान के लिए एमएसपी गारंटी कानून मिलेगा, ना ही कुछ नहीं। सरकार की योजना का जितना भी ठिक्का पट्टा है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, सारा विदेशी लोगों को दिया जाएगा, बाहर के कंपनी को दिया जाएगा, बाहर के सिस्टम को दिया जाएगा, जो आपके आंगन में, आपके घर में वो ठेकेदारी करेंगे। झारखंड के लोगों को के जमीन, झारखंड के लोगों की जमीन लिया जाएगा रोड बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, डैम बनाने के लिए, कई बिल्डिंग बनाने के लिए, यानी विकास के कई नाटकीय रूप ला करके झारखंड के लोगों का जमीन लिया जाएगा। लेकिन उस जमीन में अधिकार होगा तो बाहरी लोगों का होगा। सवाल उठता है, आखिर कब तक झारखंड की जनता की आंख खुलेगी और कैसे हम जल जंगल जमीन का मालिक होंगे? जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहां का शासन व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग है, तब हम इतनी बात बोल पा रहे हैं। और अगर उसमें भी जो लोग पहले 5वीं अनुसूची का जल जंगल जमीन का बात किए, कितने लोगों की हत्या हो गया, कितने लोगों का मर्डर हो गया, कितने लोग लापता हो गए, फिर भी आज हम कहते हैं कि हम आजाद हैं। भैया, आप आजाद नहीं हो, और आपको सिर्फ बोलने का अधिकार दे दिया गया है, और बोलने पर भी आपकी हत्या होती है। तो आजादी के नाम से धोखा हमें हुआ, और विधानसभा और लोकसभा का नाटक खेला जाता है। आदमी को उम्मीद दिया जाता है इस सत्र में आपकी आवाज उठाई जाएगी, ये सरकार में आपका काम होगा। कभी किसी भी आदिवासी मूलवासी का काम किसी भी स्थिति पर होना नहीं है। इसके लिए संगठन मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, पूरे गांव को एकजुट करना होगा, सभी लोगों को जगाना होगा और जगना होगा, और संविधान को मद्देनजर रखते हुए संविधान के अनुरूप आगे बढ़ने की जरूरत है। तब जाकर के झारखंड एक अच्छा कदम की ओर जाएगा। आज का वीडियो इतना ही। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।